सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। क्लास से फटाफट जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस को आगे बढ़ाना जरूरी है और चीजों को धीरे धीरे उसको पूरा करना आवश्यक है। टेस्ट लेना जरूरी है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं। अभी इसके पीछे आप प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का आनंद ले रहे थे। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो भारत का नंबर 1 उपन्यास आप कह सकते हैं उसको। बहुत विस्तृत, ग्रामीण जीवन को बहुत ही व्यापकता के साथ एक एक समस्याओं को, एक एक चीजों को उन्होंने बड़ा जूम करके दिखाया है प्रेमचंद ने। तो उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम बेसिक बात बता दे रहे हैं। आप एमए में, बीए में, कहीं भी आप यदि आपको पढ़ने का मौका मिला हो, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, अलग अलग जगहों से आए हैं, तो आपने जब भी कहीं भी आपने पढ़ा हुआ है तो आप फिर से उन सब किताबों को निकालिए, उसको रीडिंग डालिए, उसको पढ़िए, एक बार समझने का प्रयास करिए। क्योंकि आप जितना पहले से कुछ कुछ रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, उतना ज्यादा आप हमारी बातों को कैच जल्दी से कर पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग मैला आंचल उपन्यास को देखेंगे। गोदान उपन्यास हम लोग देख लिए हैं। गोदान के बाद, गोदान प्रेमचंद का ही लिखा हुआ है। उपन्यास को ना 3 भागों में हम लोग बांटते हैं कालक्रम के हिसाब से। एक प्रेमचंद के पूर्व का उपन्यास, एक प्रेमचंद कालीन उपन्यास और एक प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। तो प्रेमचंद वाला उपन्यास, प्रेमचंद के काल का उपन्यास तो हम लोग एक देखे, गोदान, उससे कोई सुपर उपन्यास नहीं है। और प्रेमचंद के बाद यदि कोई आजाद भारत का, यदि कोई गोदान के बाद दूसरा यदि प्रसिद्ध उपन्यास है तो उसका नाम है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है। उपन्यास को हम लोग, ये जो मैला अंचल है, इसको आज हम लोग एक शॉर्ट में, ब्रीफ में, एक जो बच्चों को भी पता होना चाहिए, एक बेसिक आज हम बात आपको बताने वाले हैं मैला आंचल के विषय में। फणीश्वर नाथ रेणु बड़ा यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। बड़ी रियलिस्टिक चीजों को फणीश्वर नाथ रेणु रखते हैं। बहुत आदर्श वाद के चक्कर में नहीं रहते हैं। आदर्शात्मक उपन्यास लिखना उनकी विशेषता नहीं है। बड़ा आइडियल चीजों को नहीं लिखते हैं। जो है सो प्रेमचंद की भांति ही जो है वो बड़ा भयंकर तरीके से, यदि फटा पुराना धसा पचका है तो वैसे ही रख देते हैं। तो प्रेमचंद की भांति ही जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु एक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु के साथ एक बात और उपन्यास में जोड़ा जाता है कि वो एक आंचलिक उपन्यास की रचना करते हैं। और पहला उपन्यास उनका नाम भी मैच करता है, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। आंचलिक उपन्यासकार और यथार्थवादी उपन्यासकार बड़ी मर्मस्पर्शी चीजों को, गांव देहात में जो चीजें हो रही हैं उसको रखते हैं। आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं हम आपको बतावेंगे। ये आंचलिक उपन्यास किसे कहा जाता है, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए अंचल माने क्या होता है। आप में से कोई बता सकते हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं तब तक कि अंचल मतलब आप क्या जानते हैं। कमेंट सेक्शन हम इसको ओपन करते हैं। और किसी को यदि, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज आप लोग जो नए नए अभी जस्ट जुड़ रहे हैं विद्यार्थी, वो उनको बता दें कि आप आज फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आप पढ़ने वाले हैं। मैला आंचल आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। क्लियर कट बात है।
प्रेमचंद का गोदान कहां गया सर? अभी तो पढ़ाइए प्रेमचंद का गोदान। प्रेमचंद का गोदान हम लोग और करेंगे, लेकिन सिलेबस को आगे भी बढ़ाना है। यदि एक ही चीज को लपेटते रहें तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए ना? तो थोड़ा सिलेबस को भी देखते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, दिल पर पत्थर रख के, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। एक ही चीज को रगड़ते रगड़ते जो है वो मांझते मांझते, वो जितना मांझिएगा, जितना पॉलिश मारिएगा, उतना चमकेगा, उतना आनंद आएगा और उतना अधिक सवाल सही होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग गोता तो लगाइए रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे छितराना भी पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं? थोड़ा ऐसे छितराना भी पड़ेगा, यानी सिलेबस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज का हेडिंग आप डाल लीजिएगा, फणेश्वर नाथ रेणुका मैला आंचल। हेडिंग है भैया मैला आंचल। मैला आंचल ये उपन्यास है और ये किसका है? फणेश्वर नाथ रेणु का। फणेश्वर नाथ रेणु, रेणु से आशय आप महिला मत समझ लीजिएगा, ये महापुरुष है। ये रेणु मने महिला नहीं, पुरुष है। ये फणेश्वर नाथ रेणु नाम सुने होंगे आप लोग। बिहार से बिलोंग करते हैं जनरली। नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ हिमालय के तटीय क्षेत्रों में इनका गांव है। पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला बगल में अररिया डिस्ट्रिक्ट भी है, फिर उधर सहरसा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ये आपको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक बात है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग कर रहे हैं। 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका बेसिक बस एक दो लाइन लिख दे रहा हूं कि ये इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ वो 1921 ईस्वी में हुआ। आप लोग शायद जानते होंगे मृत्यु जो इनकी हुई है वो 1977 ईस्वी में हुई है, अप्रैल 77 में, और मार्च 21 में इनकी 1921 में इनका जन्म हुआ है। 4 मार्च 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। ये एक बेसिक बात है। पूर्णिया इनका डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के एकदम ठेठ बिहारी आदमी है ये। कौन? फणेश्वर नाथ रेणु। तो एक बेसिक सा बात है, ये कहां के रहने वाले हैं? बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक बात है। बात यदि हम कर रहे हैं कि मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ, ये आपको जानना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रेमचंद के गोदान उपन्यास, क्या बोल रहे हैं? गोदान की बात हो रही है ना। गोदान का जो प्रकाशन 1936 के ईस्वी में हुआ, वो ये 1954 में इनका जो है सो प्रकाशन होता है। किसका? मैला आंचल का। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष जो होगा, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब होगा? तो अगस्त 1954। कब होगा? अगस्त 1954 में जो है इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है 1954। और ये कहा जाता है गोदान के बाद दूसरा सुपर, गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास भारत का, आप मान सकते हैं। गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास। आप इनकी फणेश्वर नाथ रेणु के महत्व को या मैला आंचल के इंपोर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैला आंचल को लेकर के इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था फणेश्वर नाथ रेणु को। तो फणेश्वर नाथ रेणु को जो है ये 1954 में इसका मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है। गोदान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद पहला महत्वपूर्ण उपन्यास है भारत का। स्वतंत्रता के बाद पहला महत्वपूर्ण उपन्यास है भारत का मैला आंचल। इसको जानना जरूरी है, यहां से सवाल तो आएगा ही आएगा आपके सिलेबस में। महत्वपूर्ण ये एक मैं लाइन लिखता हूं और इसको आपको सुनने में भी आनंद आएगा। देखिएगा कि ये इसकी भूमिका जो है फणेश्वर नाथ रेणु जो है, रेणु की भूमिका सुनिएगा मैला आंचल में। इन्होंने क्या लिखा है? ये लिखते हैं कि ये तो लिखते हैं कि यह जो उपन्यास है यह एक आंचलिक उपन्यास है। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है।
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। तो आप सोचते होंगे कि आंचल नाम है इसलिए आंचलिक उपन्यास होगा। नहीं नहीं नहीं, आंचल नाम है तो आंचलिक उपन्यास नहीं। आंचल का मतलब होता है, एक तो आंचल का मतलब होता है जो मां का आंचल होता है, और उसी से जिस क्षेत्र में, जिस जिस तहसील में जो हम लोग जिस रहते हैं उसे आंचल कहा जाता है। समझ रहे हैं? जिस इलाके में रहते हैं मोटा मोटी उसको अंचल कहा जाता है, और उस इलाके के परंपरा, रीति रिवाज और भाषाई जो विविधता होता है या भाषाई जो विशेषता होती है, जो क्षेत्रीय भाषाई विशेषता, जब एक उपन्यासकार जब क्षेत्रीय भाषाई विशेषताओं को समेट देता है उपन्यास में, उसमें भरपूर समावेश कर देता है, तो उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। क्योंकि आसपास का जो अंचल होता है उसकी भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग, प्रेमचंद उटपटांग भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किए थे। एक स्टैंडर्ड जो मानक भाषा होता है उसका गोदान में उन्होंने जनरली यूज किया है। गांव के लोगों को भी उन्होंने खड़ी हिंदी में ही संबोधित करा है। लेकिन महिला अंचल में फणीश्वर नाथ रेणु जो बात करते हुए दिखाया है, जो लोगों का नाम रखा है, जो ऐसे तो प्रेमचंद भी गोबर सोबर रकबे किए हैं, लेकिन इसमें अधिकता ज्यादा है। महिला अंचल में ग्रामीण परिवेश को बड़ी बेहतरीन तरीके से न सिर्फ दिखाया गया है बल्कि उसी प्रकार के वाक्यों और शब्दों का भी यूज करके भरसक प्रयास किया गया है, फीलिंग डाला गया है कि भाई एकदम गांव में ऐसे होता है, एकदम गांव में ऐसा होता है। साला वाला का भी यूज वो किए हैं। जो गांव देहात में जो शब्दों का यूज होता है वो सब यूज जो है फणीश्वर नाथ रेणु करके ये सिद्ध किए हैं कि यह आंचलिक उपन्यास है। उन्होंने खुद घोषणा किया है भूमिका में ही कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने ही कहा है। हम लोग यानी विद्वान लोग जो हैं वो नहीं इसका डिकोड किए हैं कि ये इस टाइप का उपन्यास है, ये इस टाइप का उपन्यास है, वो ऐसे नहीं किए। फणीश्वर नाथ रेणु ने खुद ही इसकी घोषणा करा है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। ये 1954 में ये प्रकाशित हुआ है, अगस्त 1954 में ये प्रकाशित हुआ है। और फणीश्वर नाथ रेणु की भूमिका क्या है? वो आंचलिक उपन्यास तो कहते ही है, इसके अलावा ये कहते हैं कि इसमें देखिए, मैं एक लाइन बहुत सुंदर लिखता हूं, आपको अच्छा लगेगा और इसको याद रखिएगा। कहते हैं कि इसमें महिला अंचल में इसमें फूल भी है, इसमें फूल भी है और इसमें धूल भी है, इसमें फूल भी है और इसमें धूल भी है, और इसमें कीचड़ भी है, इसमें कीचड़ भी है और इसमें गुलाब भी है, इसमें कीचड़ भी है और इसमें गुलाब भी है, इसमें सुंदरता भी है, इसमें सुंदरता भी है और इसमें कुरूपता भी है, इसमें कुरूपता भी है। सुंदरता का उल्टा कुरूपता होता है, कुरूपता भी है। पर मैं किसी भी तरीके से इससे बच नहीं पाया। इसमें धूल भी है और इसमें फूल भी है, इसमें गुलाब भी है और इसमें कीचड़ भी है, इसमें सुंदरता भी है और इसमें कुरूपता भी है, पर मैं किसी भी तरीके से इससे बच नहीं पाया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें सब रंग है। गांव के चीजों में सभी चीजें हैं, सभी बागीचा में जिस प्रकार से भांति प्रकार के उपवन में भांति प्रकार के फूल रहते हैं, उसी प्रकार से अलग चीजें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात की अच्छाई भी है, बुराई भी है। मतलब गुलाब भी है और कीचड़ भी है, इसमें सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, धूल भी है, फूल भी है, तो सब कुछ है ऑलरेडी। लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं पाए, सबका वर्णन हमको करना पड़ा। इसीलिए यथार्थवादी है, इसीलिए ये यथार्थवादी है, क्योंकि धूल और फूल, गुलाब और कीचड़, सबका वर्णन इन्होंने विधिवत करा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इन्होंने एक साथ, ये इनका भूमिका है। इससे आप समझ सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। उन्होंने गांव के एक एक चीजों का विधिवत वर्णन कर दिया, प्रेमचंद से 2 कदम आगे जा करके।
प्रेमचंद से बड़ा उपन्यासकार कोई नहीं है, उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। बावजूद महिला अंचल की विशेषता गोदान से किस प्रकार में अलग है? क्योंकि इसमें ग्रामीण परिवेश में जो बोला चाली है उसका इन्होंने विधिवत वर्णन किया है। बात समझिए आप, एक एक लोगों का नाम भी जो रखा है वो अंट बंट वैसे जो गांव में रखा जाता है वैसे ही इन्होंने अपने पात्रों का नामकरण किया है हुआ है, जिससे आपको पूरी फीलिंग आ जाएगा कि एकदम गांव में हम चले गए हैं। तो प्रेमचंद से 2 कदम आगे बढ़ करके इन्होंने गांव का वर्णन किया हुआ है। एक चीज और प्रेमचंद और इनके उपन्यास में अंतर बताया जाता है कि प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो शहर के मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों का वर्णन था। अवध के क्षेत्र में, लखनऊ के आसपास के जो गांव थे उसका वर्णन करा था प्रेमचंद ने। लेकिन महिला अंचल जो है विशुद्ध रूप से गांव है। फणीश्वर नाथ रेणु खुद कहते हैं कि जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं वह गांव 20 किलोमीटर दूर है किसी रेलवे स्टेशन से। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो बैलगाड़ी आदि से जो है वो आपको कई किलोमीटर जाने के बाद आपको रेल पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र, इतना ज्यादा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जहां पर भूत प्रेत डायन ओझा अंधविश्वास का बोलबाला है, लोग अशिक्षित हैं। वो कहते हैं कि 25 गिने चुने लोग ही पढ़े हुए हैं, जिसमें 10 पुराने वाले 15 अभी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कह रहे हैं कि कुल मिला के 25 आदमी खाली इस क्षेत्र में पढ़ा हुआ है। मेरीगंज गांव है, बिहार के पूर्णिया के क्षेत्र के ही मेरीगंज गांव का उन्होंने वर्णन करा है। और आंचलिक उपन्यास इसलिए भी कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास को क्योंकि उन्होंने किसी पात्र को विशेष दर्जा नहीं दिया है, पात्र को हाईलाइट नहीं होने दिया, सभी पात्रों को सेकेंडरी, पात्रों को गौण रखा उन्होंने, पात्रों को द्वयम दर्जा दिया। उनका जो मुख्य जो टारगेट है, उनका जो मुख्य जो बिंदु है, उनका जो मुख्य जो कह सकते हैं कि जिसको उन्होंने हाईलाइट करा या जिसको उन्होंने आधार बनाया, जो महिला अंचल का मुख्य आधार है वो अंचल ही है, क्षेत्र ही है, वही उनका पात्र आप कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को उन्होंने हाईलाइट नहीं होने दिया। नहीं समझ पा रहे हैं बात के? तो इस प्रकार का महिला अंचल जो है एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास माना जाता है, क्योंकि कोई भी पात्र यहां पर हाईलाइट नहीं है। यहां पर कोई होरी नहीं है, कोई धनिया नहीं है, कोई मिस मालती नहीं है, कोई प्रोफेसर मेहता नहीं है, यहां पर कोई हाईलाइटेड पात्र नहीं है। यद्यपि डॉक्टर साहब थोड़े से हाईलाइटेड इसमें दिखाई देंगे, मैं बात करूंगा, लेकिन फिर भी जो है फिर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किसी को होने ही नहीं दिए, क्षेत्र को ही जो है वो हाईलाइट रखे हैं। पूरे क्षेत्र की बात वो किए हैं, इस पूरे अंचल की बात किए हैं, इसलिए आंचलिक उपन्यास। बात समझने की नहीं समझ रहे? तो कई हिसाब से इनके उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो रेणु की भूमिका थी कि इसमें फूल भी है, इसमें धूल भी है, इसमें गुलाब भी है, इसमें कीचड़ भी है, इसमें फूल भी है, इसमें धूल भी है, इसमें गुलाब भी है, इसमें कीचड़ भी है, इसमें सुंदरता भी है, इसमें कुरूपता भी है, पर मैं किसी भी से अपना दामन बचा करके निकल न सका, उसी में लपेटा गया, अब हमको सब लिखना पड़ गया। नहीं समझ पा रहे बात के? इसलिए आंचलिक उपन्यास है। गांव के बहुरंगी चित्र को उन्होंने, इंद्रधनुषी चित्र को उन्होंने परोसा है इस आंचलिक उपन्यास में। ठीक है, ये लाइन को मैं लिख ही दे रहा हूं। पर मैं किसी से दामन बचा नहीं पाया। ये इनका जो है, ये आप समझने का प्रयास करिए। ये कह रहे हैं कि बहुत प्रकार की विविधता है, या यहां बहुत प्रकार की विविधता है, और हम किसी से भी जो है वो बचे नहीं है, मतलब हमने सबका वर्णन किया है, ये शुरू में ही दावा कर रहे हैं। इस उपन्यास को उन्होंने खुद दावा किया भूमिका में ही कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस लाइन को भी लिख देता हूं। फणेश्वर नाथ रेणु ने कहा कि महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है।
आंचलिक आंचलिक उपन्यास है जिसमें आंचल प्रमुख है, कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं है, कोई भी व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख नहीं। इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 250 के आसपास पात्र आए हुए हैं। पात्र थोड़े मोड़े नहीं है, बहुत हैं, लेकिन किसी को इन्होंने हाईलाइट नहीं करा है। महिला अंचल का यदि बच्चा वाला जो विशेषता, यदि आप बात जानिएगा महिला अंचल के बारे में, एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक बात, तो महिला अंचल के बारे में ये जानना पड़ेगा कि 1954 में ये प्रकाशित हुआ है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज, हम लोग गांव की बात करेंगे, नेपाल के बॉर्डर से टच करा, मेरीगंज गांव की बात होगी। मेरीगंज गांव का नाम मेरीगंज इसलिए पड़ा था क्योंकि एगो डॉक्टर साहब थे, उनकी वाइफ का नाम था मैरी। वो मैरी को लाए थे गांव में, और उस समय जो है वो विभिन्न प्रकार का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और मैरी को भी बुखार आता है, और एक सप्ताह के अंदर मैरी मर जाती है। तो मैरी को लोगों ने अपभ्रंशित करके मेरी बना दिया, और मेरीगंज, जैसे डाल्टनगंज है वैसी मेरीगंज हो गया। तो मेरीगंज गांव का ही ये कहानी है। ये मेरीगंज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, 12 वर्ण के लोग रहते हैं, जिसमें 3 जातियां प्रमुख हैं, और तीनों जाति के हेड जो है उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, किसी किसी के पास तो हजारों बीघा जमीन है, और गांव के 90% से अधिक जो किसान हैं वो बर्बाद हैं, खाए पिए बिना मर रहे हैं, दरिद्रता के शिकार हैं। बड़े बड़े जमींदारों के पास जो है वो विशाल अकूत संपदा है, धन संपदा है। एकाध दो किसान जो चाटुकार हैं जमींदारों के, उनकी थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है, एक्सेप्शन में उनको यदि छोड़ दिया जाए, अपवाद स्वरूप 1-2% किसानों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी किसानों की स्थिति लगभग जो है इतनी दयनीय है कि जो बेसिक आवश्यकता है जो दिनचर्या की, उसकी भी पूर्ति वो नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरीगंज गांव की स्थिति है। मेरीगंज गांव में बार बार याद रखिएगा, हैजा, डायरिया, पीलिया, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें लोग प्रायः मारे जाते हैं, मर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रायः लोग मर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। पात्रों की संख्या आपको याद रखने की आवश्यकता रहेगी। तो पात्रों की संख्या महिला अंचल में, इसमें पात्रों की, इसमें माने किसमें? गोदान में नहीं, महिला अंचल में। इसमें पात्रों की संख्या 250 प्लस है, 250 प्लस है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? ठीक है। ये कहानी कौन से गांव की है? मेरीगंज गांव की है। तो ये कहानी की कौन सी गांव की है? मेरीगंज। ये कहानी है, यानी उपन्यास में जो कहानी है, मेरीगंज गांव की है। मेरीगंज गांव ही अंचल के रूप में आया है, और इसी का विधिवत उन्होंने वर्णन किया है। मेरीगंज के बारे में ही उन्होंने बात किया है। ठीक है, मेरीगंज के बारे में वो बात की है। चूंकि देखिए, कोई भी साहित्यकार जब साहित्य की गद्य पद किसी की भी रचना करता है, नाटक, उपन्यास, कहानी किसी की भी रचना करता है, तो जो उस समय की जो काल परिस्थितियां होती हैं उससे वो परे नहीं लिख सकेगा। जिस समय घटनाएं जो घट रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसी घटना से प्रभावित होकर के वो कुछ न कुछ लिखता है। गोदान की रचना आप देख सकते हैं कि 1930, 35, 25 के दशक में जो हो रहा था, 1920-30 के दशक में, वही गोदान में प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है। उसी प्रकार से महिला अंचल में आपको दिखाई देगा कि गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देगा। गांधी जी के आंदोलन से कुछ लोग प्रेरित होकर के गांधीवादी विचारधाराओं का अनुसरण करने लगेंगे।
आपको कुछ लोग दिखाई देंगे कि जैसे यहां डॉक्टर प्रशांत हैं, तो डॉक्टर प्रशांत जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में भी, वो 1942 में भारत छोड़ो के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो शामिल रहते हैं। 1946 में डॉक्टर बन के विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वो उस अवसर को गंवा देते हैं, वो नहीं जाते हैं और गांव में रहने का फैसला करते हैं। तो मेरीगंज गांव की ये कहानी है। मेरीगंज गांव, ये भी उपन्यास, देखो उपन्यास तो बड़े होते हैं, यदि एक ही चीज एक ही बार में यदि सभी चीजों को बोलने लगे तो आपका दिमाग जो है सो थोड़ा गड़बड़ाने लगेगा, हैंग करने लगेगा। आराम आराम से, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एकदम आप बकाइएगा मत, प्रेम से। आज हम महिला अंचल का एक निचोड़, एक हेडिंग, एक सारांश, एक महिला अंचल का इंट्रोडक्शन, एक महिला अंचल का बेसिक बात आज हम आपको बच्चा वाला कम से कम बता देंगे, जिससे कि आगे जब हम और डेप्थ में जाएंगे, जब और डिटेल इसका करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आवेगा। ठीक है, तो मेरीगंज गांव का ये क्या है, मेरीगंज गांव को ही जो है उन्होंने क्या कर दिया है, प्रेम ये रेणु ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है वो क्या किया है कि इसको अंचल बना दिया है। मतलब उनका जो है ओ मेरीगंज गांव ही मेन है, मेन आधार है, उसी गांव की चीजों का उन्होंने विश्लेषण किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आंचलिक उपन्यास क्या है। 2 लाइन आप कहीं नोट कर सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास कहते आखिर किसको हैं। तो जब आंचल की विशेषताओं का वर्णन होता है, परंपराओं का वर्णन होता है, जब लोकल जो वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेज होता है, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसका समावेश यदि उपन्यास में होने लगे तो आप मान लीजिए कि वह एक आंचलिक उपन्यास है और कुछ नहीं है। ठीक है, यदि 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 लोकल लैंग्वेज का बोलबाला हो गया उपन्यास में, तो उसको आप आंचलिक उपन्यास मानेंगे। परंपराओं का वर्णन हो गया, जैसे इस आंचलिक उपन्यास में जो है पर्व त्योहारों का भारी भरकम जिक्र है। इस आंचलिक उपन्यास में जो लोकल पर्व त्योहार होते हैं उसका बहुत भारी जिक्र है, और विभिन्न प्रकार का जो खान पान, रहन सहन, पूड़ी बूंदिया, फलना ढेकना, उन सभी चीजों का इन्होंने भरपूर, जैसे वो क्या दिया जाता है, जैसे खिलाने के लिए लोगों को जो एक प्रकार से न्योता दिया जाता है और लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तमाम प्रकार का, तो उस तरीके की चीजों का विधिवत वर्णन है, परंपराओं का गजब का वर्णन है, इसलिए इसको आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आंचलिक उपन्यास कहते किसको हैं, तो मैं लाल रंग से हेडिंग कि आंचलिक उपन्यास क्या है, आंचलिक उपन्यास आखिर है क्या भैया। तो आंचलिक उपन्यास जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र विशेष पर आधारित होता है। क्षेत्र विशेष की चीजों को, प्लस में क्षेत्र विशेष के शब्दों पर ज्यादा बल देता है, प्लस परंपराओं को महत्वपूर्ण मानता है और उसी को समावेश करता है अपने उपन्यास में, अपने उपन्यास में। जैसे गांधी जी का बोलबाला था, तो गांधी जी को उन लोग गांधी नहीं कहते थे, उनको गन ही कहते थे, है ना। या फिर राजेंद्र प्रसाद उसी क्षेत्र के थे, मतलब बिहार के ही, आपको पता है, तो राजेंद्र प्रसाद को राजिंदर बोलते थे, राजिंदर। आप इधर भी सुनते होंगे, राजेंद्र को कोई राजेंद्र नहीं बोलता है, या तो राजेंद्र बोलता है, या तो ज्यादा गांव देहात वाले राजिंदर भी बोलते हैं, राजिंदर, उसमें हर्षिकार लगा देते हैं। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपको तो पता ही है कैसे अपभ्रंशित होता है भाषा का विकास, आपने देखा है इस प्रकार से, प्रकृत पाली, फलना ढेकना आपने। तो इस प्रकार से जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाम जो देखने को मिलेगा इसमें, वो आप देखिएगा कि गांधी को गन ही कह देते हैं, राजेंद्र को राजिंदर कह देंगे, राजिंदर। स्टेशन को टेशन कह सकते हैं, स्वराज को सुराज कहेंगे, सुराज का मांग किए हैं। पात्र भी कुछ उसी प्रकार से हैं, तो लोगों के नाम कुछ इस तरीके से, या क्षेत्र के, या कोई भी है, तो ये अपने दिनचर्या में इस तरीके का, तो हू बहू जो यूज होता है गांव देहात में, वही शब्दों को उन्होंने, फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने उपन्यास में हू बहू शब्दों को लिख दिया है। मतलब गांधी को उन्होंने गांधी कहा ही नहीं,
उन्होंने गांधी को गन्ही ही कहा। अब आपको समझना पड़ेगा दिमाग लगा के गन्ही माने क्या होता है। गन्ही माने होता क्या है, तो गन्ही आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। तो इस तरीके के शब्दों का यूज किया गया है, तो किया जाता था। तो वो भी जो है फणीश्वर नाथ रेणु भी हूबहू उन्हीं के शब्दों को शब्दशः छाप दिया, अपने उपन्यास में जगह दे दिया। इसलिए ये आंचलिक उपन्यास है, इसलिए आंचलिक उपन्यास है। अब बहुत सारे पात्र भी हैं, जैसे कालीचरण, देखिएगा जैसे बहुत सारे पात्र भी हैं, तो पात्रों का भी उन्होंने कुछ ऐसा नाम बताया है। जैसे पात्र की बात करिएगा तो पात्र में देखिए, जैसे राम प्यारी, राम खिलावन, राम प्यारी, चाहे कालीचरण, चाहे बावन दास, इस तरीके का नाम आपको इस उपन्यास में मिलेगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि सब विशुद्ध गांव देहात के लोगों का नाम है। ठीक बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है और ये किस प्रकार का ये जो उपन्यास है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कैसा उपन्यास है। आप एक बार इसको देख लीजिए विधिवत जो है, इस प्रकार से ये उपन्यास जो है वो क्या है कि चलता है। उपन्यास की ये सारी विशेषताएं हैं। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आज हम लोग महिला अंचल की बात कर रहे हैं, महिला अंचल की बात कर रहे हैं। महिला अंचल का आज विशेष बातों पर हम जिक्र कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाए कि इस उपन्यास में है क्या और इसको आंचलिक उपन्यास क्यों कहते हैं। क्या छोटी मोटी बातें ये बड़ा याद रखिएगा कि इसमें फूल भी है और इसमें धूल भी है, इसमें गुलाब भी है और इसमें कीचड़ भी है, और इसमें सुंदरता भी है और इसमें कुरूपता भी है। लेकिन मैं इससे बच न सका, अपना दामन जो है बचाने का भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं बचा सका। तो ये सारी बातें, ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, 2 बड़े बड़े खंडों में विभाजित है। पहला खंड, दूसरा खंड। यह उपन्यास कितने भागों में विभाजित रहेगा? 2 बड़े बड़े खंडों में, 2 बड़े बड़े खंडों में। तो इसके कितने खंड हैं उपन्यास के? तो उपन्यास के जो भाग रहेंगे, उपन्यास के जो भाग रहेंगे, उपन्यास के महिला अंचल के, मतलब महिला अंचल ही लिख देता हूं, महिला अंचल के बढ़िया नहीं चल रहा है। महिला आंचल के भाग कितने भाग हैं? तो 2 भाग है, ये 2 भाग में है। यदि भाग की बात करिएगा तो भाग की बात करिएगा इसका, तो इसमें प्रथम भाग हो जाएगा और इसमें द्वितीय भाग हो जाएगा। प्रथम भाग में लगभग 44 परिच्छेद हैं, जबकि दूसरे भाग में 23 परिच्छेद हैं। टोटल परिच्छेदों की संख्या जो है वो जोड़ने पर 44, 4 3 7 4 2 6, 67 गो परिच्छेद आपको मिलेगा। टोटल जो परिच्छेद हैं वो आपको 67 परिच्छेद मिलेंगे। टोटल परिच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 67। अब कहिएगा ये परिच्छेद क्या होता है सर? संविधान में जैसे आर्टिकल टाइप के होता है, छोटा छोटा खंड, और क्या ये मोटा मोटा भाग 2 है। भाग कै गो है? प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 44 गो परिच्छेद और द्वितीय भाग में 23 गो परिच्छेद, दोनों को जोड़िएगा तो 67 गो परिच्छेद। तो परिच्छेदों की संख्या 67 है महिला अंचल में। परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 67 है। ये बच्चा वाला सवाल है, ये छोटा बच्चा भी बनाएगा यदि जाएगा, पीजीटी पढ़ता होगा हिंदी विषय से, कोई भी ऐसा बुड़बक नहीं होगा जो बताएगा कि प्रथम भाग में जो है
वो 43 गो परिच्छेद, 44 गो परिच्छेद और 23 गो परिच्छेद नहीं है और टोटल 67 गो परिच्छेद नहीं है। नहीं तो यदि आपको नहीं ध्यान रहेगा 44 और 23 तो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात के? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? टोटल परिच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 67। 44 प्लस 23 67। भाग कै गो रहेगा? 2 गो भाग है। इसमें भाग कै गो है? 2 गो भाग है। उपन्यास की शुरुआत जो है, वो गांव में एक प्रकार से अफवाह से शुरू होता है। एक व्यक्ति है जो 2 साल जेल में ऐसू रह करके आया है और उसी दौरान जब वो जेल से छूट के आता है तो उसी दौरान जो है वो मलेरिया वाले कैंप लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मलेरिया सेंटर खोलना चाहते हैं। तो मलेरिया के कुछ अधिकारी डॉक्टर सब आए हुए होते हैं। तो उसी बीच लोगों को लगता है कि सिविल ड्रेस में अफसर आ गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हल्ला हो जाता है कि 2 साल जेल से छूट करके ये आया है तो उसी को के लिए आए हैं लोग जो है, तो उसका जो है थोड़ा प्रतिष्ठा में आव बड़ा हो जाता है, उसका आतंक जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। उपन्यास की शुरुआत कहां से है? एक एकदम मोटा मोटी शुरुआत की बात करिएगा। उपन्यास की शुरुआत कहां से है? महिला आंचल की एकदम शुरुआत की यदि आप बात करिएगा, शुरुआत कहां से होती है? तो एक बेसिक बात यह है कि एक अफवाह से शुरू होती है, एक प्रकार का अफवाह से शुरू हो जाता है। एक अफवाह है, अफवाह एक प्रकार का प्रोपेगेंडा टाइप का। इस गांव में, मेरीगंज गांव में जनरली जब हम लोग पूरा उपन्यास का अध्ययन डिटेल में जब करेंगे, जब आपको बताएंगे, तब आप देखिएगा कि यह गांव में बारी बारी से अफवाह फैलता रहता है। किसी न किसी चीज को लेकर के एक प्रोपेगेंडा कुछ फैला देगा, है कुछ कहेगा कि वो फलनिया जो है वो डाइन है, वो उसको खा गया है ना, अब उसको लोग मारना पीटना शुरू करेंगे। मतलब होता कुछ और है, होता जैसे डॉक्टर मलेरिया वाले आते हैं तो ब्राह्मण और जो ज्योतिषी यानी ज्योतिष लोग, ज्योतिषी को ज्योतिष लोग बोलते थे, ज्योतिषी, तो वो सब क्या हला कर दिए, लोगों को बरगला दिए। देखिए बात है, ब्राह्मण तो होशियार है, यदि मलेरिया वाले आएंगे डॉक्टर, अब यदि लोगों का इलाज कर देंगे, सब ठीक हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, पंडित के पास जा करके हाथ दिखा के पैसा के देगा, सब जब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने स्वार्थ में वशीभूत होकर के लोगों के बीच अफवाह फैला दिया कि जो डॉक्टर ये सब है, ये सब बहुत जाली टाइप का है और ये आएगा, ये आपका टेस्ट लेने के बहाने, आपका ब्लड सैंपल लेने के बहाने आपको जो एगो इंजेक्शन घुसेड़ेगा, उसमें जो है गाय का खून घुसेड़ देगा, आपका धर्म भ्रष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से जो है वो अंट का बंट कुछ भी, मतलब मन गढ़ंत, अब लोग मानते थे, अफवाह को मानते थे। तो ये तो हम लोग भी देखे, हमको लगता है कि कोई चेचक और ये तमाम प्रकार का टीका देने के लिए जब हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, जब आते थे वो टीम सरकारी डॉक्टर वाले और ये सब नर्सेस आती थी सरकार की तरफ से, तो हम लोगों को 2 दिन पहले ही हाला हो जाता था कि वो आएगा और सुई देगा और मर जाएगा आदमी, मुआवे वाला जहर के सुई देने। हम लोग 2-4 दिन पहले ही से स्कूल छोड़ देते थे, 10 दिन बाद स्कूल जाते थे। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये तो होबे करता है, अफवाह तो गांव में फैल ही जाता है। एक अफवाह से शुरुआत होता है और एक अफवाह जो है सो फैल जाता है कि गांव में जो है, गांव में अफसर बलदेव को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, बलदेव को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पकड़ने आए हैं, जबकि वो मलेरिया डिपार्टमेंट से थे और ये बलदेव 2 साल जो है वो सजा काट करके जो है वो आया था। तो लोगों को लगने लगा, किसी ने फैला दिया कि बलदेव वाला आया है सब, जबकि वो मलेरिया वाले आए थे। तो इस शुरुआत कुछ उपन्यास यहां से हो रहा है, यद्यपि शुरुआत हम लोग दूसरे तरीके से इसको और हम बात करेंगे। जबकि वो कौन से लोग थे, तो जबकि ये जो लोग थे, जबकि ये अफसर जो थे, ये अफसर नहीं थे, ये अफसर जैसे दिखने वाले, जबकि वे लोग जो थे वो मलेरिया डिपार्टमेंट से थे। जबकि वे लोग कहां से थे? मलेरिया डिपार्टमेंट से थे,
मलेरिया कैंप लगाना चाहते थे, कैंप हेतु आए थे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक डॉक्टर मार्टिन थे, WG मार्टिन, और WG मार्टिन जो थे वो इस क्षेत्र में 1942 मार्टिन साहब जो थे वो आपको थोड़ा सा पहले जब ये कहानी चल रहा है तो इससे पहले मेरीगंज के क्षेत्र में उन्हीं के पत्नी के नाम पर डॉक्टर मार्टिन के पत्नी के नाम पर ही इस गांव का नाम मेरीगंज पड़ा था। वो हुआ ये था कि वो डॉक्टर थे, वो आए अपनी पत्नी के साथ, डॉक्टर मार्टिन। तो मार्टिन जब इस गांव में आए थे, ये मेरीगंज, जो कि मेरीगंज का नाम पहले क्या था उसका नहीं ये है जिक्र, लेकिन वो मेरीगंज का नाम मेरीगंज पड़ा क्यों? क्योंकि डॉक्टर मार्टिन जो थे जब उस गांव में उस क्षेत्र में गए हैं तो मार्टिन की पत्नी बीमार हो गई। वो बीमारी का इलाज करने के लिए गए थे, उनकी पत्नी भी बीमार हो गई। मलेरिया और ये ज्वार और तमाम प्रकार के काला जर वगैरह से लोग इतने प्रभावित थे कि उनकी पत्नी को भी धर लिया, और उनकी पत्नी एक आध सप्ताह के अंदर ही जो है वो वही मर गई जो है सो। अब ऐसे कंडीशन में जो है वो उनको बहुत इस बात का दुख हुआ, और ये डॉक्टर मार्टिन जो है वो उन्होंने एक प्रकार से कसम खाया कि हमको जो है वो मलेरिया का एक ऐसा वो लगाना है, एक बुखार जो आता है गांव में और जो लोग मर रहे हैं उनकी हमको सेवा करनी है। हमारी पत्नी मरी तो मरी, अब किसी को मरने नहीं देंगे। तो उसके लिए प्रयास करने लगे, लेकिन सरकार और तमाम उनको सपोर्ट कोई किया नहीं। जब सपोर्ट नहीं किया तो वो पगला गए। तो फिर अगल बगल में एक पागल खाना था, आपको नहीं पता होगा, ये रांची का कांके वाला जो है, कांके का पागल खाना बहुत पुराना पागल खाना है। तो कांके में वो भर्ती हो गए, और उसके बाद कुछ दिन बाद इतना पगला गया कि मर गए जो है सो। तो डॉक्टर मार्टिन जो है वो उनकी पत्नी जो है वो आई थी मेरीगंज में, है ना, नामे था मैरी, मिस मैरी। तो मिस मैरी की मृत्यु हो गई, और मिस मैरी मार्टिन की पत्नी थी, और मिस मैरी की मृत्यु होने के बाद जो है मार्टिन पगला के कांके में चला गया। और कांके में इसलिए चला गया क्योंकि वो व्यवस्था बनाना चाहता था, मेडिकल फैसिलिटीज गांव के लोगों को देना चाहता था, नहीं दे पाया तो वो मर गया पगला करके। लगभग ये जो कहानी चल रहा है उसके 35 साल पहले की घटना है। ये जो कहानी चल रही है, ये कहानी कब का दौर है? 1954 में प्रकाशित हुआ। कहा जाता है कि आजादी से 2 साल पहले और 2 साल बाद का विधिवत ये कहानी है, उस समय का ये है। आजादी से 2 साल पहले का और आजादी से 2 साल बाद का कहानी है। 2 साल पहले में दीनहीन कैसी स्थिति थी, और आजादी के 2 साल बाद जब थोड़ी बहुत तरक्की हुई, और तरक्की में भी उन्होंने कहा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे विशाल महानगरों में तरक्की तो हुआ जहां पर अंग्रेजों का अड्डा था, और बड़े बड़े नेता, फिर आजाद होने के बाद भी बड़े बड़े नेताओं को रहने का स्थान था, वहां पर तो तरक्की हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि की मूलभूत जो व्यवस्थाएं थी वो बढ़ाई गई। लेकिन उसके बाद समान अनुपात में, माने उसी अनुपात में, घटते हुए अनुपात में, वहां के बाद थोड़े से छोटे शहरों के बाद फिर जिला के मुख्यालय में, और उसके बाद फिर तहसील के बड़े क्षेत्रों में, उसके बाद फिर पंचायत, गांव में गया है विकास। तो विकास गांव तक पहुंच ही नहीं पाया सच पूछिए तो। और गांव का काम था कि वो दुधारू गाय की तरह होते थे। गांव का मतलब सिर्फ यही था कि वो दम भर खेती करेंगे, दम भर मेहनत करेंगे। विशेष करके बिहार के आपको 3 कठिया प्रणाली, चंपारण 1917 में गांधी जी ने आंदोलन भी किया था। तो वही वह क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ वही वह क्षेत्र है, पूर्णिया, अररिया, विभिन्न प्रकार का क्षेत्र। तो वहां पर नीलाहे रहते थे जो नील की खेती करवाते थे जबरन, और उगाही करते थे। तो वैसे में किसानों की स्थिति बद से बदतर होते चली गई थी, और किसान सिर्फ दुधारू गाय की तरह थे। वो दूह करके ले जाता था और मारता था 20 लाठी पीछे से, और कुछ नहीं था। गांव का उन्होंने ऐसा वर्णन करा, हम लोग बाद में करेंगे, हम ज्यादा डिटेल अभी नहीं करना चाहते, नहीं तो बात पूरा करने में हमको 11 रात बज जाएगा।
ठीक है, हम चाहते हैं शॉर्टकट में एक आइडिया दे दिया जाए कि मैलांचल क्या है, नहीं तो कपार बथेगा आज रात में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये क्या है कि जबकि वे लोग जो है मलेरिया कैंप हेतु आए थे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसके बाद मार्टिन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। मार्टिन एक आदमी का नाम है, WG मार्टिन। मार्टिन जो था वो आपको मेरीगंज में, जबकि उस समय तो मेरीगंज नाम भी नहीं रखाया था, इसकी पत्नी के मरने के बाद रखाया। मेरीगंज में क्या मलेरिया का इलाज करने के लिए आया था, मलेरिया कैंप ये भी लगाया था, कैंप लगाया, ठीक है, या मलेरिया कैंप या सेंटर कह सकते हैं, लगाया। लेकिन वहां आया तो इसकी पत्नी क्या हो गई, मर गई। बट इसकी पत्नी पत्नी नाम था मैरी, मर गई और ये क्या हो गया, और यह पगला के मर गया। देख भाई, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल मैं करूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो आज हमको इसको शॉर्टकट में काम निकालना है, कुछ कुछ आपको एक जानकारी दे देनी है कि ये हुआ। इनकी पत्नी क्या हो गई, मर गई मैरी, मिस मैरी जो डॉक्टर मार्टिन की वाइफ थी वो हो गई, मर गई। और जिस बीमारी का इलाज करने के लिए वो आए थे वाइफ के साथ, उनकी वाइफ मर गई खुद जो है। अब वो बड़ी व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करना चाहते थे, मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सा सेवा मुहैया कराना चाहते थे, लेकिन उसके लिए वो असफल हुए, नहीं कर सके, तो पागल हो गए, कांके में भर्ती हो गए और इसके बाद वो मर गए। ठीक है, मार्टिन के मरने के 35 सालों बाद एक व्यक्ति फिर मलेरिया कैंप लगाना चाहा इस क्षेत्र में, जिसका नाम है डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ लड़का है जो बगल के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में इसकी मां जो थी वो जन्म लेने के बाद, हो सकता है शादी के पहले जन्म ले लिया हो या जो भी हो, XYZ, कर्ण की तरह इसको बहा दिया गया था हड़िया में करके, तसला बड़का जो हड़िया नहीं होता है तसला, उसमें करके इसकी मां जो है डॉक्टर प्रशांत को बहा दी थी। इसको सहरसा में ही जो है एक उपाध्याय परिवार के लोग थे जो एक आदर्श आश्रम चलाते थे, उसमें इसको महिलाओं ने इसका पालन पोषण करा डॉक्टर प्रशांत का। और डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ व्यक्ति होते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ लिया। अब पटना मेधावी था और इसके बाद इसको जो है 1942 में कुछ दिन के लिए यह जो है वो गांधी जी से प्रभावित होकर के आंदोलन में भी जुड़ा था। इसके बाद फिर 1946 ईस्वी में इसको विदेश जाने का मौका मिला, लेकिन ये विदेश नहीं गया। इसको मन हुआ कि हम जो है वो यहीं पर रहेंगे, इसी क्षेत्र में हम सेवा करेंगे, यानी विदेश जाने का डॉक्टर प्रशांत को अवसर मिला, बावजूद डॉक्टर प्रशांत विदेश नहीं गए। डॉक्टर प्रशांत को विदेश जाने का अवसर मिला, फिर भी डॉक्टर प्रशांत विदेश नहीं गए और वह जो है मेरीगंज को ही कैंप लगाने का उन्होंने निर्णय किया कि मेरीगंज में ही हम कैंप लगाएंगे। उनको कहानी पता था कि मार्टिन की वाइफ मर गई, मार्टिन पगला के वो मर गया, वो मलेरिया कैंप लगाना चाहता था 35 साल पहले, वो नहीं लगा पाया, हम लगाएंगे अब। तो डॉक्टर प्रशांत वहां पर कैंप लगा रहा है। डॉक्टर प्रशांत मलेरिया कैंप लगाएगा वहां पर, लेकिन जब मलेरिया कैंप लगाने की बात होगी तो वहां के ज्योतिषी होंगे, ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित, वो उसको भगाने का प्रयास करेंगे, गांव वालों को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि भाई गड़बड़ हो सकता है, ये गाय वाय का खून जो है डाल देगा देह में, इससे इलाज मत कराइएगा, इलाज हम करेंगे। बात समझ रहे हैं? ज्योतिषी पंडित ठग ये दावा करते हैं कि इलाज इससे मत करिएगा, इलाज मैं करूंगा। ये अंधविश्वास का इतना चरम था कि लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते थे। आज तो मैं बताऊं, मूर्खता की चरम प्रकाष्ठता है मेरे क्षेत्र में। आज भी जब किसी को मैं सुनता हूं, कभी कभी मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाता हूं तो बच्चे बताते हैं कि सर जानते हैं
मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ के बगल वाले को जो सांप काटा तो सबसे पहले वो मंदिर में, सांप वाले मंदिर में ले गए और वहां पर उनका झाड़ फूंक होता रहा और ठंडा पानी से उनको जो है नहलवाया गया 200 घड़ा से। और उसके बाद उसी दौरान जब वो आंख वाँख जो है सो ऊपर करने लगे तब उनको टांग टूंग के ले जाया गया सर, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये मूर्खता की चरम प्रकाष्ठता नहीं है तो क्या है? सांप काटने का एक इलाज एंटीवेनम इंजेक्शन होता है जो सदर अस्पताल में सिर्फ मिलता है जनरली, या तुम्बेगाड़ा में मिलेगा। तो कुल मिला करके जो है तो ये आज भी हो रहा है 2022 में। हम क्या बात करें 1900 ये घटना जो है आजादी के 2 वर्ष पहले और आजादी के 2 वर्ष बाद की ये हो रही है। जनरली आजादी के 2 वर्ष पहले और आजादी के 2 वर्ष बाद का विशेष तौर पर इसका वर्णन हुआ है, यानी आजादी के आसपास का ये मैलांचल उपन्यास है। जबकि प्रेमचंद का गोदान 1930 के दशक का उपन्यास था, यानी लगभग दोनों के बीच में 20 साल से भी अधिक का अंतर था। समझ पाने के नहीं, लगभग 20 साल का, लगभग 20 साल का दोनों के काल में अंतर था। काल आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र पता होना चाहिए। प्रेमचंद का जो क्षेत्र था, प्रेमचंद का वो क्षेत्र था शहरी क्षेत्र के बगल में, कुछ शहरी और शहर के बगल में। इनका जो क्षेत्र था फणीश्वर नाथ रेणु का, वो विशुद्ध रूप से गांव, प्योर गांव जिसको कहते हैं, ठेठ गांव, जंगली गांव, भूचेड़ गांव उसको बोलते हैं। भयंकर जो है सो देहात का ये वर्णन है, समझ रहे कि नहीं? तो 35 वर्ष बाद जो है मार्टिन जो सपना लेकर के चला था, 35 वर्ष बाद जो है डॉक्टर प्रशांत, जो वही डॉक्टर प्रशांत जिसकी मां जो है हड़िया में उसको बहा दी थी, है ना, हड़िया में बहा दी थी। और उस प्रशांत को उपाध्याय परिवार के आदर्श आश्रम में, अनाथालय में जो है उसको पाला पोसा गया। डॉक्टर प्रशांत को पटना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। 1946 में उनको विदेश जाने का अवसर मिल रहा था। उनको कुछ डॉक्टर लोग जो है एक नंबर का बुड़बक कह रहे थे, कहते पगला आदमी है, उसको जाना था विदेश, एक नंबर के पैसा कमाता। तो उसका दिमाग मती मारल गया था कि वो गांव में जाके मलेरिया के इलाज कर रहा है, सबके गाली सुन रहा है, पिटाइयो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पर एक लाइन मैं बस लिख देना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रशांत जो है पुनः क्या होता है 35 साल बाद, 35 वर्ष बाद के है भैया डॉक्टर प्रशांत यहां माने मेरीगंज में यहां सेंटर बनाते हैं, का चीज के, मलेरिया के सेंटर बनाते हैं। और जो प्रशांत होता है प्रशांत अनाथालय में, उपाध्याय अनाथालय जिसका नाम था आदर्श आश्रम, तो आदर्श आश्रम में पला बढ़ा था। यानी ये अनाथ था, ये पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था। बस आप ये इतना जान लीजिए, 1946 में इनको बाहर जाने का अवसर मिल रहा था, लेकिन ये भाई साहब जो हैं इग्नोर कर दिए, इन्होंने नहीं गया और इन्होंने मेरीगंज को इन्होंने आधार बनाया। यहां का मतलब मेरीगंज में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सेंटर खोल दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सेंटर खोल दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब समझिएगा। अब जब गया है वहां पर कौन के डॉक्टर प्रशांत, कहां पर, मेरीगंज में। मेरीगंज में ज्यादातर आदमी बुड़बक टाइप का है, ना बढ़िया भोजन है, एक तो कुपोषित है, दूसरा बहुत ज्यादा अशिक्षित है, बहुत ज्यादा गंदा वातावरण में रहता है, बढ़िया खान पान है नहीं, शारीरिक रूप से भी कमजोर है और मानसिक रूप से भी डल है। सब एह मले हो में खाली बतियात रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है सबसे पहला पेशेंट जो उसके पास आता है, वो आता नहीं है बल्कि आती है, उसका नाम रहता है कमली। और कमली जो होती है वो एक नंबर के पगलाइल लड़की रहती है, उसका ब्याह नहीं हो रहा होता है, उसका दिमाग खराब रहता है। तो कमली जो है उनके पास आती है तो वो दूसरे तरीके का इलाज करते हैं, वो रेडियो ऑडियो बजा करके उसको म्यूजिक थेरेपी देते हैं और म्यूजिक थेरेपी से उसका दिमाग ठीक कराने का प्रयास करते हैं। आइए इधर
थोड़ा सा दिखना चाहिए, कुछ लिखूंगा तो। फर्स्ट पेशेंट कमली रहती है, जो तहसीलदार की बेटी रहती है। एक विश्वनाथ तहसीलदार होते हैं, जिनके पास कहा जाता है कि हजारों बीघा जमीन होती है, और हजारों बीघा जमीन के मालिक की बेटी रहती है, जो पगली रहती है। वो कर ब्याह नहीं होता, पागल है तो ब्याह कहां से होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसकी शादी नहीं हो रही होती है। ऐसे में डॉक्टर प्रशांत उसका इलाज प्रारंभ कर देते हैं, और रेडियो म्यूजिक थेरेपी से इलाज प्रारंभ करते हैं। जब म्यूजिक जैसे उसके सामने बजाते हैं, वो पगली हंसने लगती है, धीरे धीरे इलाज से वो कुछ ठीक हो जाती है। इसके बाद जो है वो दूसरे कहानी हो जाता है। इसके बाद कमली कुछ अच्छी हो जाती है, तो कमली जो है वो आकर्षित हो जाती है डॉक्टर प्रशांत की तरफ, और डॉक्टर प्रशांत भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे में जो है फिर वही हाल होता है जो गोदान में होता है, गोबर और झुनिया वाला। अब उस तरीके से जब लोगों को पता लगता है, तो डॉक्टर प्रशांत चूंकि वो बड़ा व्यक्ति है, डॉक्टर है, तो उसके बारे में ज्यादा भला बुरा तो लोग नहीं कहते हैं, लेकिन छोटे यदि कोई लोग है, कोई गरीब है, उसके बारे में थोड़ा सा भी यदि कोई बात निकला तो उसको बखेड़ा खड़ा कर देते थे। डॉक्टर प्रशांत तो बच गया, लेकिन उसकी अंततः शादी जो है उसका बाप करा देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? उसका बाप, कमली का बाप जो है, डॉक्टर प्रशांत से अपनी बेटी कमली की शादी करा देता है, और गांव वालों को मुफ्त में 5-5 बीघा जमीन दे देता है, खुश होकर के। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है, उसको गुस्सा जाता है, लेकिन बाद में खुश होकर के 5-5 बीघा जमीन बांट देता है। लह भैया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कहानी होता है। तो ये प्रशांत का कहानी कुछ दूसरे है। ये एक तो अनाथ रहता है, ये मलेरिया कैंप, मलेरिया इलाज और विभिन्न प्रकार का जॉन्डिस और तमाम प्रकार की बीमारियां उस समय, चूंकि गंदगी के कारण तमाम हैजा, डायरिया, जॉन्डिस और मलेरिया, इस तरीके की बीमारी चरम पर रहती है वहां पर, उसका इलाज कर रहा होता है। तो इस प्रकार से जो है सो ये हुआ। थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, कमली वाला नहीं तो भुला जाइएगा। प्रशांत का फर्स्ट रोगी जो डॉक्टर प्रशांत थे, डॉक्टर प्रशांत, तो डॉक्टर प्रशांत का जो फर्स्ट रोगी है वो है, प्रशांत का फर्स्ट रोगी बराबर के है भैया, तो कमली है। क्या नाम है उसका? कमली। कमली कहाँ है? तो कमली जो है वो पगली है, एक अज्ञात बीमारी से जूझ रही है। उसको खुद पता नहीं, किसी को, डॉक्टरों को नहीं पता है, लेकिन थोड़ा पगलाई टाइप के है। अब ये जो कमली है, तो कमली है क्या? तो कमली जो है सो कुल मिला करके पागल है, उसका आईक्यू भी बढ़िया नहीं काम कर रहा है, ये पगली है। और ये पगली जो है वो किसकी बेटी है? तो तहसीलदार विश्वनाथ की बेटी है। तहसीलदार विश्वनाथ की बेटी है। ये कमली किसकी बेटी है? तहसीलदार विश्वनाथ की बेटी है। ठीक होने पर क्या होगा? थोड़ा ठीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक होगा तो प्रशांत से विवाह हो जाएगा। ठीक होने पर डॉक्टर प्रशांत से क्या हो जाएगा? इसकी प्रशांत से प्रेम प्रसंग बढ़ जाएगा, हो जाएगा और शादी हो जाएगी। ठीक बात है। कमली को एक बेटा भी होएगा, कमली को क्या हो जाएगा? एक बेटा भी होगा। और ये सब की खुशी में जो है वो क्या करेगा कि ये जो विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ यानी जो तहसीलदार विश्वनाथ है, ये क्या करेगा कि 5-5 बीघा जमीन किसानों को क्या कर देगा? बांट देगा। 5-5 बीघा जमीन किसानों को बांट देगा। तो कमली का क्या हो जाएगा? कमली के बेटा हो जाएगा। बेटा इसलिए हो गया क्योंकि शादी से पहले ही जो है प्रेगनेंसी पीरियड में थी। तो बेटा के जन्म की खुशी में जो है, जन्म पर 5-5 बीघा जो है, बीघा जमीन के देगा। जमीन जो है गरीबों को कौन दे देता है? गरीबों को विश्वनाथ दे देगा। विश्वनाथ क्या कर देता है? बांट देता है, खुश होकर के। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है
इस तरीके से जो है ये घटना घटती है, कमली वाला और डॉक्टर प्रशांत वाला। यह भी एक प्रमुख घटना है इस उपन्यास का, ठीक है। इसमें जो है डॉक्टर प्रशांत जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस क्षेत्र को, तो कहते हैं कि इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि भले लोग अशिक्षित हैं, भले ही लोग आडंबर में और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, भले लोग बेवकूफ टाइप के आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप इस क्षेत्र में आइएगा तो दिन भर में आपको 5 बार वो खुद बेवकूफ आपको बना देंगे, यानी ठग लेंगे। और वो ठगेंगे तो उनका नकारात्मक स्वरूप आपको समझ में आएगा, आपको उन पर गुस्सा आएगा, लेकिन अगले क्षण आपको उनकी सादगी और अच्छाई देख करके आप जो है हंस पड़िएगा। आप ठगाने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये गांव के लोगों को कहा जाता है कि सांसारिक बुद्धि में ये इतने आगे हैं कि इनको आप बेवकूफ नहीं बना पाइएगा। ये अंधविश्वासी जरूर हैं, अशिक्षित हैं, एकदम आपको लगेगा कि बड़ा जाहिल है, लेकिन इनके जाहिल पनई में भी जो है वो सांसारिक बुद्धि का बड़ा है। आप इनको ठग वैसे नहीं पाइएगा। हाँ ठीक बात है, अनपढ़ है तो आप इसको चूना लगा दिए, अलग बात है, लेकिन ऐसे यदि आप सोचिएगा कि ठग लें तो ये आप ही को ठगेगा। कहता है कि दिन भर में आपको 5 बार ठगेगा। के ठगेगा? गांवे वाला आदमी शहरवन वाला के 5 बार ठगेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठग लेगा आपको, तो आप बढ़िया से ऑब्जर्व करिएगा तो उसकी सादगी देख करके आपको हंसी आएगी, और आप सब आप जो ठगाए हैं, लुटाए हैं, वो भी आप भूल जाएंगे। इतने ये सादगी वाले लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं, माने ठग भी हैं तब भी सच्चे हैं। नहीं समझ रहे बात के? तो ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ के लोगों का, ये गांव के लोगों का। तो इस तरीके का भी बात आता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये फणीश्वर नाथ रेणु का, कि गांव के लोगों को उन्होंने सांसारिक बुद्धि में आगे बताया है। उन्होंने कहा है कि शहर के लोगों को भी वो ठग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर प्रशांत वगैरह का ऑब्जर्वेशन ये है कि वो ठगने के बाद भी आपको बहुत बुरा नहीं प्रतीत होंगे गांव वाले लोग, क्योंकि वो कई मामलों में बहुत सादगी और बड़ी सच्चे और नेक हृदय वाले आपको प्रतीत होएंगे। तो इस तरीके की बात भी होती है। वो एक लाइन लिख ही देता हूं कि गांव के लोग भले क्या है, गांव के लोग जो हैं, लोग क्या हैं, भले अशिक्षित हैं। क्या है भैया? अशिक्षित हैं या फिर अंधविश्वासी हैं, विश्वासी हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, बट सांसारिक बुद्धि में वो जो है, बट सांसारिक बुद्धि में उनका कोई तोड़ नहीं है। बुद्धि में वे दिन में 5 बार आपको ठगेंगे, 5 बार ठगेंगे। ये प्रशांत का ऑब्जर्वेशन है ना। लेकिन किसी को ठग लेने के बाद भी जो है वो उनकी सादगी, बट उनकी सादगी से जो है, इसी में लिख देता हूं, बट उनकी सादगी देख आपको क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरीगंज जो है वो एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर 12 लगभग वर्ण के लोग रहते हैं, 12 जाति कह सकते हैं। जाति व्यवस्था बहुत ही प्रबल है। जाति व्यवस्था को लोग एकदम पकड़े हुए हैं। कायस्थ यादव ब्राह्मण तीसरे नंबर पर आता है। तो ब्राह्मणों का थोड़ा सा, चूंकि संख्या मेरीगंज में कम है, तो ब्राह्मणों का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जातियों का 12 जातियां हैं। यहां पर कितनी जातियां हैं? 12। मेरीगंज में वर्ण कितने बताया गया है रेणु के द्वारा जो है? तो मेरीगंज में जो है वो टोटल 12 वर्ण है। 12 वर्ण है, जिनकी सभी की अपनी अपनी जो है, अपनी अपनी टोली होती है, या टोला कह सकते हैं। अपना अपना टोला, अपना अपना क्या होता है? अपना ओहो, जिनका होता है अपना
बराबर टोला, क्या रहेगा इनका? टोला। इनका क्या है? मेरीगंज में 12 वर्ण है, सबका अपना अपना टोला बटा हुआ है, सारे लोग अपने अपने टोली में ही रहते हैं, कोई किसी के। अच्छा, बाकी अंतरजातीय विवाह तो अब इनवैलिड ही है, आप जानते ही हैं। तमाम प्रकार के रीति रिवाज हैं सब। गांव में ये चीज है कि एक प्रकार से सामूहिक प्रोग्राम कुछ करना हो तो उसमें लोग आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के बाकी जाति के मामले में सबका अपना अपना गुट हो जाता है। ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, कहते हैं कि कुल साक्षर लोग 25 है। ये भी आपको एक तथ्य टाइप से है जो बहुत पॉपुलर है, जो बच्चा को भी जानना चाहिए। कुल साक्षर लोग मेरीगंज में कितने हैं? कुल 25 लोग ही साक्षर हैं, जिसमें 10 गो नए, 10 गो पुराना और 15 गो अभी नया नया पढ़ाई पढ़ रहा है। 15 गो क्या है? नया है। 90% लगभग किसान जो हैं, 90% लगभग किसान जो हैं वो उनकी हालत बद से बदतर है। कितने प्रतिशत? 90%। तो 90% लगभग किसानों की जो स्थिति है, 90% किसान जो है, किसानों के पास भोजन भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? माने जो 2 वक्त की रोटी जो होती है वो उसमें उनको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई शोषण कर रहा है तो नीलाहे कर रहे हैं। आंचल में जो है, आंचल में नीलाहे, नीलाहे, नीलाहे के द्वारा जो है वो क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। विशेष करके संथाल जो जाति है, संथाल जो आप जानते होंगे, संथालों का भी जो है वो भरपूर शोषण किया जा रहा है। इनसे बहुत काम करवाया जा रहा है और इनको उसके बदले में जो है वो कुछ दिया नहीं जा रहा है। संथाल जो जनजाति है वो उस क्षेत्र में आया है, मेरीगंज में है, संथाल जनजाति का भी जिक्र आया है। तो संथाल जनजाति का भी जो है नीलाहों ने जो है, नीलाहे का मतलब कि नील की खेती करने वाले जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, वो क्या कर रहे हैं कि संथाल जनजाति का बड़ा भरपूर शोषण किए, दम भर काम कराए, प्राण ले लिए बेचारा उस सबका। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो संथालों का बड़ा भयंकर शोषण हुआ है। किसका शोषण हुआ है? संथाल जाति का। संथालों का भी जो है वो क्या हुआ है? बहुत भारी शोषण हुआ है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मलेरिया सेंटर की जहां तक बात हो, मलेरिया सेंटर, मलेरिया सेंटर जब जब लगाया गया, मलेरिया सेंटर का जो ये ब्राह्मण जाति है विशेष करके, कौन सबसे ज्यादा विरोध करता था? तब ब्राह्मण विरोध में थे, भयंकर विरोध करते थे, क्योंकि उनका जो है वो क्या हो जाएगा? सब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन लोग खुद इलाज करते थे हाथ होत दे करके पोथी पत्रा के द्वारा। उनका सब जो है वो जो एक मायावी दुनिया बनाए हुए थे, वो लोग जागरूक हो जाते कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और इसमें मादा इन्फ्लुएंजा वो जो मच्छर होती है वो उससे होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो इन सब का बोरिया बिस्तारा बंद हो जाता। डायन प्रथा भयंकर था, डायन प्रथा भी जो है वो भयंकर था। एगो हीरू था, हीरू का होरी नहीं, हीरू का एक बेटा था। वो जो था बेटा को कहा जाता था कि गणेश की जो नानी थी, गणेश की नानी खा गई थी, नानी खा गई थी, ऐसा कहा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गणेश की नानी खा गई थी ऐसा कहा जाता है। एक हीरू का बेटा था जिसको बताया जाता है कि उसको गणेश की नानी खा गई थी, उसका उन लोगों ने हालत खराब कर दिया था गणेश की नानी को, क्योंकि लोगों का मानना था कि खा गई वही जो है। इसी प्रकार के डायन प्रथा के और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के ये जो कहानी है, एक ये जो ये उपन्यास है, तो ये जो आप देख रहे हैं ओवरऑल कुछ इसी तरीके का मेरीगंज का स्टोरी है। मेरीगंज में मुख्य जो घटना हुआ था, जितना हम आज बता सके वो हम आज आपको बताए हैं। अब जो है कुछ तो आपको बुझाया होगा, चूंकि उपन्यास ये बहुत बड़ा है,
है ना। तो इस तरीके से इस उपन्यास का जो बेसिक आज जो हम कुछ कुछ बताए हैं उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, और इसका हम स्क्रीनशॉट भी भेज ही देते हैं। आप इसको याद करते चलिएगा, और आगे हम लोग महिला अंचल को जो है वो विधिवत जो है और भी इसको हम लोग करेंगे, और जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक बात है। आपको विधिवत इतना बढ़िया से करा देंगे कि कहीं आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप याद रखिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना याद करते चलिए। टेस्ट दीजिए, आधे लोग टेस्ट देते हैं। पिछला बार तो खैर टेस्ट हम कायदे से हम ही नहीं ले सके वो टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन जब सब सही रहता है बावजूद यदि आप टेस्ट नहीं, जो मान लो कि किसी के मोबाइल में नहीं खुलता है वो हम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन जुगाड़ कर लीजिए, अपने से आप कॉपी में बना लीजिए, आप अपना खुद का मूल्यांकन कर लीजिए कि हमारा कितना नंबर आया। ठीक बात है। लेकिन ओवरऑल ये है कि टेस्ट वगैरह दिया करिए। टेस्ट वगैरह नहीं दीजिएगा, अभी से नहीं पढ़ते चलिएगा, रटते नहीं चलिएगा, याद नहीं करते चलिएगा कौन कहा था कैसे क्या था, तो कैसे अचानक से हो जाएगा बताइए ना। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। हम इसको स्क्रीनशॉट इसका भेज दे रहे हैं। महिला अंचल तनी मनी तो बुझाया होगा, है ना। 100% में 5% बुझाया होगा ना, कि नहीं बुझाया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कितना क्लास चलेगा, 5 क्लास 10 क्लास कितना क्लास चलेगा। महिला अंचल को विधिवत इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि हम लोगों को कहीं से एक भी प्रश्न न छूटने पाए। ठीक है। आज की क्लास को हम लोग अब यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। समाप्त किया जाए, रिकॉर्डिंग भी हो ही गया था, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, समाप्त किया जाए ना। हाँ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में जुड़ने के लिए।